प्रोस्टेट से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको किस तरह से इवेल्युएट और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि ठीक टाइम पे प्रॉब्लम डिटेक्ट होकर उसकी ट्रीटमेंट आ जाए। एज के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 50 साल की उम्र के बाद पेशेंट्स को इससे रिलेटेड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से रिलेटेड तकलीफ महसूस होने लग जाती है। किन सिचुएशन में डॉक्टर ठकराल आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं, अब तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गगन गौतम है। मैं चेयरमैन न्यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी मेदांता गुरुग्राम में हूँ और आज आप सबका स्वागत है हमारे प्रोस्टेट हेल्थ से संबंधित हेल्थ टॉक में। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा, करीब छोटे नींबू के साइज़ का या अखरोट के साइज़ का एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाया जाता है और वो केवल मर्दों में, मेल्स में होता है और वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है। पर एज के साथ साथ जैसे एज बढ़ती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उससे यूरिन से संबंधित काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकती हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अश्विनी ठकराल। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हेयर सर। थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर अश्विनी ठकराल हमारे गुड़गांव एरिया के बहुत फेमस एंड रिनाउंड सर्जन हैं। उन्होंने 1987 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रोहतक से अपनी जो जनरल सर्जरी की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट की और उसके बाद 1991 से गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो गुड़गांव के पहले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर्जरी की इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और अभी 2000 से अपने हॉस्पिटल ठकराल हॉस्पिटल के फाउंडर और वहाँ पे जनरल सर्जरी का काम रेगुलरली कर रहे हैं। सर वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू इंट्रोड्यूस modern technology like laparoscopic surgery in Gurgaon. Dr. Thakral, it's an honor to have you here, sir. Thank you everyone. डॉक्टर ठकराल, हम आज इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि प्रोस्टेट से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको किस तरह से इवेल्युएट और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि ठीक टाइम पे प्रॉब्लम डिटेक्ट होकर उसकी ट्रीटमेंट आ जाए। आप तो कम्युनिटी से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और काफ़ी दशकों से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की यूरिनरी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट से संबंधित आप देखते हैं अपने कम्युनिटी में? देखो, एज के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली 50 साल की उम्र के बाद है ना, पेशेंट्स को इससे रिलेटेड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से रिलेटेड तकलीफ महसूस होने लग जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको सिर्फ ये सोच के कि उम्र के साथ तकलीफ हो रही है इग्नोर करते हैं। सर, कॉमन जो सिम्टम्स हैं, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना, थोड़ा सा फ्लो कम हो जाना, फिर बाद में दिन में भी बार बार जाना, और एक इंसान को ये लगता है कि यार ये तो कुछ नॉर्मल सी तकलीफ़ है और वो काफ़ी साल 2 साल 4 साल 5 साल भी निकाल देते हैं। इसलिए इसका रीज़न ये होता है कि कई बार जो एक नॉर्मल कॉमन बीमारी है जिसको हम बेनाइन प्रोस्टेटिक इलाजमेंट करते हैं, उसके अलावा इवन प्रोस्टेटिक कैंसर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट टाइम से आता है तो उसको हम प्रॉपरली एग्जामिन करके, बेसिक टेस्ट करके हम उसको गाइड कर सकते हैं कि ये बेनाइन इलाजमेंट है या कुछ प्रोस्टेटिक कैंसर का कोई डाउट है, तो उसको हम टाइमली डिटेक्ट करके, और अगर बेनाइन प्रॉब्लम है तो सिंपल दवाइयों से, कुछ लाइफस्टाइल चेंज से उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर ठकराल। आई थिंक इसमें मेन जो आपने पॉइंट कहा है कि जो प्रोस्टेट कैंसर के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं और जो बेनाइन एनलार्जमेंट और नॉन कैंसरस प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसीलिए ये कहना इनिशियली सिम्टम्स पे कि कैंसर है या नहीं कैंसर है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस भी सर्जन, जिस फिजिशियन, जिस यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट सबसे पहले आते हैं, उनका काफ़ी अहम रोल होता है। ऐसे पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं, क्या एवेल्युएशन आप उसका करते हैं? देखो, नॉर्मली सबसे पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन, जिसमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको PSA कहते हैं, उससे एक तरह की स्क्रीनिंग कैंसर के लिए हो जाती है। नॉर्मल रूटीन चेकअप, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया साथ में, उसको देख सकते हैं।
और एक बेसिक रूटीन अल्ट्रासाउंड से हमें मोटी मोटी जो है तकलीफ़, प्रोस्टेटाइटिस जो इन्फेक्शन है, बेनाइन एनलार्जमेंट है या कोई कैंसर का डाउट है, वो हम एक सिंपल टेस्टों से कोई भी डॉक्टर, फिजिशियन हो, जनरल सर्जन स्पेसिफिकली अच्छे से उसको इवेलुएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसको अगर दवा से ठीक होना है तो दवाइयाँ दे देंगे, ज़रूरत है उसको फर्दर यूरोलॉजिस्ट के पास कोई एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भेजना तो वहाँ भेज देंगे। टाइमली डिटेक्शन और टाइमली एडवाइस से पेशेंट की हम तकलीफ़ को बहुत आसान तरीके से, और इवन भगवान ना करे कैंसर भी होता है तो टाइमली ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ज़्यादातर धारणा डॉक्टर ठकराल ये है कि अगर मान लो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया, अगर प्रोस्टेट बड़ा हुआ आ गया है, उसके कोई सिम्टम हो गए, तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं। अब ऐसा है, ये धारणा सही है या गलत? नहीं है। अब मेरे अपने एक्सपीरियंस में पिछले कई सालों से इवन सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, बट वो दवा लेने से पहले हमें कन्फर्म एक रीजनेबल लेवल तो होना चाहिए कि इसमें कोई कैंसर का डाउट तो नहीं है, और मोस्टली पेशेंट दवा से ठीक हो जाते हैं। आजकल बेनाइन प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए बहुत कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए टाइम से आएंगे, कॉम्प्लिकेशन से पहले हम डिटेक्ट कर लेंगे और उसको टाइमली इवन मेडिकल ट्रीटमेंट से हम ज़्यादातर पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि अगर हम प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के साथ किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो केवल ऑपरेशन ही एक चारा है या दवाई देने से काम नहीं चलने वाला, तो ये गलत है। आजकल ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स जो हैं वो उनको अच्छी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और साथ साथ एक ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद है जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोस्टेट को श्रिंक भी किया जा सकता है, उसका साइज़ भी कम हो सकता है। किन सिचुएशन में डॉक्टर ठकराल आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं, अब तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं? ऑपरेशन जनरली अगर पेशेंट को हमने दवाई एक रीजनेबल टाइम तक दे दी, उसकी तकलीफ़ में आराम नहीं होता है, या उसका अल्ट्रासाउंड पे हम 2 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं, फुल ब्लैडर में और एक ब्लैडर को पेशाब पेशेंट को कहते हैं आप करके आइए, दोबारा देखते हैं। पोस्ट वाइड यूरिन काफ़ी ज़्यादा होता है, या अगर पेशेंट को यूरोफ्लोमेट्री करके देखते हैं कि उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर ज़्यादा हैं, इन्हीं कंडीशन में बेनाइन प्रोस्टेट के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। या कोई भी सस्पिशन मैलिग्नेंसी का हो तो फर्दर MRI वगैरह या बायोप्सी करके, आजकल डॉक्टर गगन जैसे बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा रोबोटिक से रेडिकल सर्जरी करके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और 99% तक पेशेंट को 5 ईयर सर्वाइवल मिल सकता है अगर हम टाइमली सर्जरी करते हैं। सो अब हम बात करते हैं उन परिस्थितियों की जब प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप होने का शक हो। ज़्यादातर जब प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है तो वो एज रिलेटेड होती है। इनफैक्ट 40-45 ईयर्स के बियॉन्ड जो है प्रोस्टेट का साइज़ सब मर्दों में, सारे मेल्स में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर सिचुएशंस में उसमें कैंसर नहीं होता, पर प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इनमें से कुछ व्यक्तियों में डेवलप हो सकती है, और इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वर्ल्ड, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर बताया जाता है, बट इंडिया में भी अब काफ़ी ज़्यादा कैंसर रजिस्ट्रीज़ में, काफ़ी हॉस्पिटल्स में देखा गया है कि ये टॉप 2, टॉप 3 वॉल्यूम में या नंबर्स में ये प्रोस्टेट कैंसर पाया जा रहा है। और जैसे जैसे जो एज़ बाकी हेल्थ एडवांसेस की वजह से जैसे लोगों की एज बढ़ती जा रही है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सर्वाइवल बढ़ती जा रही है, तो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस, प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रकोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो प्रोस्टेट कैंसर के लिए आप इनिशियली, अगर आपके पास पेशेंट आए और उनको ये सारी सिम्टम्स हुए, तो आप क्या टेस्ट कराते हैं इवैल्यूएट करने के लिए डॉक्टर का? फर्स्ट तो PSA ही कराते हैं। PSA अगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसमें हाई सस्पिशन मैलिग्नेंसी का होता है। थोड़ा बहुत PSA नॉर्मल बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी बढ़ सकता है। अगर PSA काफ़ी हाई है और आपको डिजिटल एग्जामिनेशन पे कोई डाउट है तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड और एक अच्छी अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी से हम एक कंफर्म कर सकते हैं
और अगर नेक्स्ट एमआरआई वगैरह करके हम पूरा देख सकते हैं कि वास्तव में कितना एरिया में है कैंसर, तो कितना है, और उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रीटमेंट फर्दर प्लान कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर खकराल। आई थिंक जिनकी भी एज 45-50 ईयर से ज़्यादा है, उनको अगर कोई भी यूरिन सिम्टम्स है, या फॉर दैट मैटर इवन एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप, आपको अपने डॉक्टर से अवश्य बात करनी चाहिए कि आपको इस सिचुएशन में पीएसए का टेस्ट कराना चाहिए या नहीं। पीएसए का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट कुछ घंटों में ही आ जाती है और उससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के क्या चांसेस हैं। डॉक्टर ठकराल ने ये भी बहुत अच्छी बात कही है कि पीएसए केवल प्रोस्टेट कैंसर में नहीं बढ़ता, तो अगर आपको इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स हैं या अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड कोई फीचर है, तो आपको उस समय पीएसए नहीं कराना चाहिए। आपको वो इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद कराना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण भी पीएसए बढ़ा हुआ हो सकता है। और फिर उसके बाद अगर पीएसए बढ़ा आता है या फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, तो उसके बाद फर्दर अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमें आगे का ट्रीटमेंट करना है। क्या प्रोस्टेट कैंसर डॉक्टर ठकराल आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि अब बहुत हेल्थ रिलेटेड चेंजेस आए हैं, लोगों की एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया है, तो क्या आपने नोटिस किया है कि जिस स्टेज पे हम प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करते थे पहले, अब उसमें चेंज आया है और अब उसके रिजल्ट्स में कुछ चेंज आया है? डेफिनेटली चेंज आया है। पहले मोस्टली पेशेंट रिटेंशन यूरिन की, जब पूरा रुक जाए यूरिन तब आते थे। जब हम उसको एग्जामिन करते थे तो लगता था कि इसमें तो कैंसर हो का डाउट है, तो उस स्टेज में देखते थे तो इवन बोन्स वगैरह में भी स्कैंटेज मिलती थी, और तब सिर्फ इलाज ये होता था कि यूरिन का पैसेज क्लियर कर दो और फिर उसके बाद जो भी कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी देनी है वो दी जाती थी। मोस्टली पेशेंट इस स्टेज में आते थे, बट अब अवेयरनेस से, पीएसए एग्जाम, रूटीन चेकअप करने से और अर्ली डिटेक्शन से पेशेंट को हम अच्छा रिजल्ट रेडिकल सर्जरी सिलेक्टेड पेशेंट में करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और ऐसे पेशेंट, काफ़ी पेशेंट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, इन स्पाइट ऑफ गुड यूरोलॉजिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि बहुत सारे पेशेंट अपना लाइफ बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। तो इसलिए टाइम से डिटेक्ट करना और टाइमली एडवाइस से प्रॉपर सर्जरी कराना और एक्सपर्ट से कराने से बहुत ही पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है। डेफिनेटली आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं डॉक्टर ठकराल। सो जैसे आपने एक बार अगर प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज कर लिया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे प्रोस्टेट कैंसर होते हैं जो सालों साल तक प्रोस्टेट में ही बैठे रहते हैं, स्प्रेड नहीं करते। उनको वेल डिफरेंशिएटेड या लेस एग्रेसिव टाइप ऑफ प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। और कुछ ऐसे प्रोस्टेट कैंसर भी होते हैं जो रैपिडली शरीर में स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं तो उसका भी हमें पता चलता है डॉक्टर? हाँ जी, हमें बायोप्सी से टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी डेफिनेटली पता चलता है, और अकॉर्डिंगली आपकी रिपोर्ट के हिसाब से एक एक्सपर्ट आपको एडवाइस भी करेगा कि क्या बेस्ट इसमें है और किस ट्रीटमेंट से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं वो इस टाइप के नहीं होते हैं कि बहुत रैपिडली ग्रो करके स्प्रेड कर जाए। वो हमें टाइम देते हैं, हमें समय देते हैं कि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकें। तो इस डायग्नोसिस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर इलाज के साथ इनमें से अधिकांश व्यक्ति कम्प्लीटली नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं डॉक्टर ठकराल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर की क्या क्या वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं और उनमें सिलेक्शन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, अगर टाइमली, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि टाइमली डिटेक्ट, अगर पेशेंट का मेलिग्नेंसी हो जाती है और कोई एक्स्ट्रा स्प्रेड नहीं है, जैसे डॉक्टरों ने बताया है कि ये जनरली स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो उसमें रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो ज़्यादातर आजकल जहाँ सेंटर्स, बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे रोबोटिक की फैसिलिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छे रोबोटिक रेडिकल सर्जरी के अच्छे रिजल्ट्स हैं। थोड़े बहुत जो कॉम्प्लिकेशन जिसमें एक्सपेक्टेड होते हैं वो भी आजकल बहुत कम हो गई हैं, लाइक इनकॉन्टिनेंस, और पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ को उसके बाद जो है
रहते हैं। तो टाइमली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन एंड गोइंग टू ए प्रॉपर एक्सपर्ट हु कैन गिव यू बेस्ट रिजल्ट विद ए रेडिकल सर्जरी, ये एक स्टैंडर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। हार्मोन थेरेपी जो है कुछ पेशेंट में ज़रूरत होती है, वो आपको अपने एक्सपर्ट अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट, आपका कैसा कहाँ तक स्प्रेड है नहीं है, वो आपको एक्सपर्ट आपको एडवाइस करेंगे। ऐसे ही जैसे डॉक्टर गगन कह रहे थे कि जनरली कैंसर के डायग्नोसिस से मरीज डरता है कि एकदम क्या हो गया। प्रोस्टेटिक कैंसर में ये अच्छी बात यह है कि इसमें आम तौर पे बहुत ज़्यादातर पेशेंट अच्छे लाइफ अपनी नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो टाइमली और ठीक से ट्रीटमेंट ले लें। दैट इज़ वेरी वेल सेड सर। आई थिंक इसमें जो हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की, और इसमें यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सब का ही डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की बीमारी है, कहाँ तक गई हुई है, उन सब का एक अहम रोल होता है। बहुत अर्ली स्टेजेस पे और अर्ली फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, उनको एक्टिव सर्वेलेंस में रखा जा सकता है जहाँ पे हम ऑपरेशन या रेडिएशन थेरेपी नहीं कर रहे हैं। सर्जरी का इसमें एक अहम रोल होता है, जैसे कि सर ने बताया रोबोटिक सर्जरी एक लेटेस्ट एडवांस है इसमें, और इसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स को मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ बीमारी से मुक्ति मिलती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। और रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन थेरेपी भी किसी किसी सिचुएशन में जो है आइडियल और अच्छी ट्रीटमेंट इसमें पाई जाती है। हमें उम्मीद है कि आज के वार्तालाप से आपको फ़ायदा हुआ, इसके बारे में प्रोस्टेट कैंसर और प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में आपको जानकारी मिली, और हम आगे के एपिसोड्स में इस बारे में फर्दर बात करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर ठकराल ने अपनी कीमती समय निकाला हमसे बात करें। डॉक्टर थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर टू हैव। मैं जानता हूँ। थैंक यू।